हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वृद्धि मॉडल पर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो हम सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि हमारे पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीआईसी लेक्चरर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आरओ में जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब ज़रूर ध्यान दीजिए इन पे, ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। वृद्धि मॉडल, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जॉन रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी 3 और 4, प्राकृतिक समृद्धि दर से, अभिष्ट समृद्धि दर से। व्याख्या देखते हैं। जॉन रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल का संबंध प्राकृतिक समृद्धि दर तथा अभिष्ट समृद्धि दर से है। जॉन रॉबिन्सन के अनुसार आर्थिक विकास साम्य से असाम्य की ओर तथा निचले असाम्य स्तर से उच्च असाम्य स्तर तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। साम्य की स्थिति वह होती है जब पूंजी पर लाभ की दर निवेश पर लाभ की दर के बराबर हो जाती है। इनके अनुसार जब जनसंख्या की वृद्धि दर पूंजी की वृद्धि दर के बराबर होती है तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में होती है। इस अवस्था को रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार स्वर्णिम युग उस बिंदु पर होता है जहां ऑप्शन नंबर बी सही है, जनसंख्या वृद्धि दर इक्वल टू पूंजी वृद्धि दर हो। चलिए व्याख्या देखते हैं। जॉन रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल में आर्थिक वृद्धि के एक सरल मॉडल की व्याख्या की। रॉबिन्सन के अनुसार पूंजी की वृद्धि दर डेल्टा के अपान के अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि दर डेल्टा एन अपान एन दूसरा तत्व है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को निर्धारित करता है जब जनसंख्या की वृद्धि दर पूंजी की वृद्धि दर के बराबर हो जाती है, अर्थात डेल्टा एन इक्वल टू डेल्टा एन अपान एन इक्वल टू डेल्टा के अपान के को। तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार संतुलन में होती है और यही स्थिति स्वर्ण युग की होती है। यदि अर्थव्यवस्था स्वर्ण युग के मार्ग से हट जाए तो कुछ शक्तियां पुनः संतुलन स्थित लाने का प्रयत्न करती हैं। रॉबिन्सन का मॉडल एक मौखिक मॉडल है, जबकि वास्तविक मॉडल बनाने का श्रेय प्रोफेसर केनेथ के कुरिहारा को है। क्वेश्चन नंबर 3, लेविस का कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर है 2 क्षेत्र। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1954 में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर में प्रोफेसर डब्ल्यू आर्थर लुईस ने प्रतिष्ठित आर्थिक विकास के मॉडल को भारत जैसे श्रम बाहुल्य वाले देशों की विकास प्रक्रिया पर लागू किया और रिकार्डो के 2 क्षेत्रीय विकास मॉडल को वर्तमान विकासशील देशों की स्थिति में सार्थक बताया। लुईस मॉडल को 2 क्षेत्रीय या द्वैत अर्थव्यवस्था मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि उसका मॉडल द्वैत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह क्षेत्र अर्थात कृषि तथा पूंजीवादी क्षेत्र अर्थात उद्योग पर आधारित। लुईस अपने मॉडल की व्याख्या एक दोहरी अर्थव्यवस्था द्वैत अर्थव्यवस्था की मान्यता से आरंभ करते हैं। इस दोहरी अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र हैं। नंबर 1 कृषि क्षेत्र अथवा जीवन निर्वाह क्षेत्र अथवा पोषण क्षेत्र तथा नंबर 2 उद्योग क्षेत्र अथवा पूंजीवादी क्षेत्र अथवा आधुनिक विनिमय क्षेत्र। सॉरी। इनमें पूंजीवादी क्षेत्र वह जिसमें पुनरुत्पादनशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। पूंजी के प्रयोग का नियंत्रण पूंजीपति करता है। यह श्रम की सेवाओं को किराए पर लेता है
लुईस के अनुसार पूंजीवादी क्षेत्र के अंतर्गत प्लांटेशन तथा खनन भी आ जाते हैं। यहाँ पूंजीपति श्रमिकों को अपने लाभ के लिए किराए पर लेता है। जीवन निर्वाह क्षेत्र अथवा पोषण क्षेत्र अथवा कृषि क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें पुनरुत्पादनशील पूंजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे घरेलू परंपरागत क्षेत्र भी कहा जा सकता है। जीवन निर्वाह क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादन और अथवा प्रति व्यक्ति आय पूंजीवादी क्षेत्र से काफ़ी कम होती है। लुईस विकास मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि जीवन निर्वाह के क्षेत्र में श्रम की असीमित पूर्ति है। इस असीमित श्रम अथवा श्रमाधिक्य को जीवन निर्वाह के बराबर मजदूरी पर किसी दूसरी जगह रोजगार में लिया जा सकता है। यहाँ श्रमिकों की असीमित पूर्ति का अर्थ है जीवन निर्वाह अथवा कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जीवन निर्वाह मजदूरी से काफ़ी नीचे है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र से श्रमिकों को निकाल लेने पर श्रम और के औसत उत्पादन में कमी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, लेविस के अनुसार वर्तमान मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी, पूर्णतया लोचदार। लेविस के अनुसार अनेक विकासशील देशों में अति जनसंख्या के फलस्वरूप श्रम की सीमांत उत्पादकता नगण्य या शून्य या कभी कभी ऋणात्मक होती है, जिससे श्रम की पूर्ति असीमित हो जाती है और यही श्रम की पूर्ति के पूर्णतया लोचदार होने का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अर्थशास्त्री ने अपने विकास मॉडल में अर्ध विकसित देशों में श्रम के अतिरेक को अपने विकास मॉडल का आधार बनाया है? ऑप्शन नंबर सी, आर्थर लुईस। अतिरिक्त श्रम के सिद्धांत मानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, अविकसित देशों में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य के निकट है। सोलो मॉडल की गलत मान्यता है। ऑप्शन नंबर डी, श्रम और पूंजी एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन नहीं है। हेरोल्ड डोमर प्रारूप के आलोचकों में नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अग्रणी और उनमें भी सबसे आगे प्रोफेसर रॉबर्ट एम सोलो का नाम प्रमुख है। हेरोल्ड डोमर प्रारूप स्थिर पूंजी श्रम अनुपात की धारणा पर आधारित है। सोलो ने 1956 में प्रकाशित अपने लेख ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में स्थिर पूंजी श्रम अनुपात की धारणा की मान्यता को अस्वीकार करते हुए कहा कि पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रोफेसर सोलो का यह भी मत है कि पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन करने से आर्थिक विकास प्रक्रिया में समायोजनशीलता बढ़ जाती है। दूसरे रूप में कहें, संसाधनों की वर्तमान स्थिति के अनुरूप उत्पादन में कम या अधिक पूंजी श्रम अनुपात वाली तकनीक को अपनाना संभव हो जाता है। न्यू क्लासिकल स्कूल से संबंधित रॉबर्ट सोलो अपने समृद्धि मॉडल में निम्नलिखित मान्यताएं देते हैं। नंबर 1, एक मिश्रित या संयुक्त वस्तु का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2, राष्ट्रीय उत्पादन दो उत्पादन के साधनों श्रम या पूंजी के द्वारा उत्पादित किया जाता है। नंबर 3, श्रम तथा पूंजी एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापन है। नंबर 4, श्रम स्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है। नंबर 5, पैमाने के स्थिर प्रतिफल नियम की उपस्थिति ध्यान में रखी जाती है अतः उत्पादन रेखीय समरूप उत्पादन फलन के अधीन होता है। नंबर 6, कीमतें एवं मजदूरी लोचशील मानी गई हैं। नंबर 7, तकनीकी प्रगति की दर तटस्थ है। तब विकल्प डी गलत है। सोलो के उत्पादन फलन को विशेष रूप में किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, Q = A ब्रैकेट में T F ब्रैकेट में KL। सामान्यतः क्लासिकी अर्थशास्त्री निवेश के दीर्घकालीन प्रभावों पर अधिक ध्यान नहीं देते। क्लासिकी ढांचे में एक अर्थव्यवस्था अवधि उत्पादन के समान चक्र से गुजरती है। केन्सियन अर्थशास्त्रियों विशेषकर हेराल्ड डोमर ने निवेश के कारण पूंजी भंडार में होने वाली वृद्धि पर जोर दिया। इसके उपरांत
नव क्लासिकी अर्थशास्त्री R.M. सोलो ने 1956 में आर्थिक समृद्धि का एक मॉडल प्रस्तुत किया जो समृद्धि सिद्धांत में आज भी महत्वपूर्ण है। तदुपरांत सोलो मॉडल में परिशोधन और परिवर्तन करके समृद्धि मॉडलों को विकसित किया गया है। सोलो मॉडल अर्थव्यवस्था की उत्पादन वृद्धि पर बचत, जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी विकास के प्रभावों को स्पष्ट करता है। सोलो मॉडल पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसे समग्र उत्पादन फलन पर विचार करता है ताकि श्रम और पूंजी जैसे समरूप आगतों के उपयोग द्वारा एक सामान्य तकनीकी के माध्यम से एक निश्चित वस्तु का उत्पादन किया जा सके। सोलो मॉडल में वस्तुओं की आपूर्ति उत्पादन फलन द्वारा निर्धारित होती है। उत्पादन फलन के 3 आगत KLA और एक उत्पाद बाई चर है। इसका स्वरूप होता है बाई ब्रैकेट T इक्वल टू F कैपिटल F ब्रैकेट K ब्रैकेट में T कामा A ब्रैकेट में T L ब्रैकेट में T ब्रैकेट बंद या बाई इक्वल टू AT FKL। बाई उत्पाद के पूंजी, L श्रम, A उत्पादन की तकनीक। उपरोक्त समीकरण 1 में चर T उस समय को दर्शाती है जो मॉडल में प्रत्यक्ष रूप में शामिल नहीं है। इसका अर्थ है कि समयावधि के दौरान होने वाला परिवर्तन केवल आगतों KL और A में हुए परिवर्तनों के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री क्लासिकल स्कूल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट सोलो। क्वेश्चन नंबर 10, सोलो के समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन स्थिर नहीं रहता है? ऑप्शन नंबर बी पूंजी श्रम अनुपात। सोलो मॉडल की मान्यताएं। सोलो ने हेराल्ड डोमर की स्थिर अनुपातों की मान्यता को छोड़कर शेष सभी मान्यताओं को अपने मॉडल में शामिल किया है। ये मान्यता इस प्रकार है। अब नंबर 1, अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक प्रयोग में आने वाली केवल एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है जिसका कुछ भाग उपभोग पर लिया जाता है और बाकी भाग को निवेश कर दिया जाता है। नंबर 2, बचते उत्पादन स्तर का एक निश्चित अनुपात है, अर्थात समाज में बचत प्रवृत्ति स्थिर है। दूसरे शब्दों में बचत S कुल उत्पादन Y के निश्चित भाग S के बराबर की जाती है, अर्थात S इक्वल टू S बाई S स्मॉल s बचत की दर। नंबर 3, पूंजी का मूल्य ह्रास नहीं होता जिसके फलस्वरूप निवेश बराबर बचते हैं और यह पूंजी कोष में होने वाले परिवर्तन के बराबर होती है, अर्थात I इक्वल टू स्मॉल s बाई इक्वल टू K। नंबर 4, जनसंख्या अर्थात श्रम शक्ति की वृद्धि दर वह जीत तत्वों द्वारा निर्धारित होती है और निश्चित अनुपातिक दर n के हिसाब से बढ़ती है, अर्थात L/L इक्वल टू N श्रम शक्ति की अनुपातिक दर। नंबर 5, उत्पादन के दोनों साधनों माइनस श्रम तथा पूंजी को उनकी सीमांत वस्तु उत्पादकताओं के अनुसार भुगतान किया जाता है। नंबर 6, पूंजी का उपलब्ध स्टॉक भी पूर्ण रहता है। नंबर 7, श्रम शक्ति की वृद्धि दर वही जीनित अनिर्धारित होती है। नंबर 8, श्रम स्थायी रूप से पूर्ण रोजगार में रहता है। नंबर 9, कीमतें तथा मजदूरी लोचशील होती है। नंबर 10, तकनीकी प्रगति तटस्थ है। नंबर 11, श्रम तथा पूंजी को परस्पर स्थानापन्न किया जा सकता है। नंबर 12, बचत अनुपात स्थिर है। नंबर 13, पैमाने के स्थिर प्रतिफल होते हैं। दूसरे शब्दों में उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप होता है। उपरोक्त इन मान्यताओं के लिए दिए हुए होने पर सोलो ने अपने मॉडल में स्पष्ट किया कि नंबर 1, यदि तकनीकी गुणक प्रवृत्ति हो तो पूंजी श्रम अनुपात की प्रवृत्ति यह होगी कि वह अपने आप को समय बीतने पर संतुलन अनुपात की दिशा में समायोजित कर लेगा।
यदि श्रम से पूंजी का प्रारंभिक अनुपात अधिक होगा तो श्रम शक्ति की तुलना में पूंजी तथा उत्पादन की वृद्धि अधिक धीरे होगी और विलोमसा भी। सोलो का विश्लेषण संतुलन पथ स्थिर अवस्था की ओर केंद्रित है, चाहे वे किसी भी पूंजी श्रम अनुपात से क्यों न प्रारंभ हो। क्वेश्चन नंबर 11, सोलो की दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? ऑप्शन नंबर सी, मूल्य तथा मजदूरी स्थिर है। क्वेश्चन नंबर 12, डामर के आर्थिक विकास की मान्यताएं हैं उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण रोजगार, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, समायोजन में अंतराल का अभाव। डामर के विकास मॉडल की निम्नलिखित मान्यता: नंबर 1, बंद अर्थव्यवस्था, नंबर 2, पूर्ण रोजगार, नंबर 3, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, नंबर 4, सीमांत उत्पादकता तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति को समान माना गया है, नंबर 5, समायोजन में अंतराल का अभाव, नंबर 6, पूंजी संचय से देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, नंबर 7, विनियोग का कार्य दोहरा होता है, एक और आय में वृद्धि करता है, नंबर और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार डामर मॉडल इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है कि उत्पादन क्षमता की वृद्धि तथा आय में वृद्धि को बराबर करने के लिए विनियोग किस दर से बढ़े ताकि पूर्ण रोजगार बना रहे। हेरोल्ड का विकास मॉडल 3 विभिन्न दरों पर आधारित है। नंबर 1, वास्तविक विकास दर, अभिष्ट विकास दर, प्राकृतिक विकास दर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन हेरोल्ड डामर मॉडल की मान्यता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है। हेरोल्ड डामर मॉडल की मान्यता के अनुसार बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति के बराबर होती है अतः विकल्प ए गलत है। हेरोल्ड डामर मॉडल की मान्यता के अनुसार अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बचत की सीमांत प्रवृत्ति बचत की औसत प्रवृत्ति से अधिक होती है। यह मान्यता बचत निवेश अंतर दृष्टिकोण की है। क्वेश्चन नंबर 14, हेरोल्ड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में संतुलन समृद्धि दर को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, निवेश की दोहरी भूमिका के आधार पर। हेरोल्ड ने अपने मॉडल में पूंजी संचय को विकास की पूंजी कहकर संबोधित किया है। पूंजी संचय के बढ़ने से विनियोग में वृद्धि होती है, विनियोग का कार्य दोहरा होता है, एक और आय में वृद्धि करता है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। पूर्ण रोजगार संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि विनियोग से आय में इतनी वृद्धि अवश्य होनी चाहिए जो अतिरिक्त उत्पादन को प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र ऑप्शन नंबर ए क्या कर सकता है? राष्ट्र की आपूर्ति वक्र दिखाता है कि राष्ट्र क्या कर सकता है, क्योंकि पूर्ति से आशय किसी राष्ट्र में समय विशेष पर उपलब्ध संसाधनों की मात्रा से है। आपूर्ति वक्र ऊपर उठती धनात्मक ढाल वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूजनबेरी का दृष्टिकोण था कि अल्पविकसित देशों के भुगतान संतुलन पर किस कारण से गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी, प्रदर्शन प्रभाव। अमेरिका में आय, बचत एवं उपभोक्ता व्यवहार में परिवर्तनों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करने हेतु ड्यूजनबेरी ने प्रदर्शन प्रभाव सिद्धांत का उपयोग किया था। ड्यूजनबेरी का दृष्टिकोण था कि अल्पविकसित देशों के भुगतान संतुलन पर प्रदर्शन प्रभाव के कारण गंभीर और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रदर्शन प्रभाव के कारण अल्पविकसित देशों की बचत प्रवृत्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत क्षमता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द्वय अंतराल मॉडल में 2 अंतरालों का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी, बचत बाध्यता एवं विदेशी मुद्रा बाध्यता। चेनरी तथा अन्य लेखकों ने आर्थिक विकास के द्वैत दोहरे अंतरालों की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। इनका अभिप्राय यह था कि बचत अंतराल तथा विदेशी विनिमय अंतराल अल्पविकसित देशों में वृद्धि की लक्ष्य दर प्राप्त करने के 2 भिन्न भिन्न तथा स्वतंत्र अवरोधक हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए चेनरी विदेशी सहायता को इन दोनों अंतरालों की पूर्ति करने का माध्यम समझता है। क्वेश्चन नंबर 18,
लुई की दृष्टि में द्वैध शासन व्यवस्था के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष श्रम को खपा लेता है, बशर्ते कि ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार हो, पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और उसका पुनर्निवेश किया जा रहा हो। लुई की दृष्टि में द्वैध शासन व्यवस्था पूंजीवादी क्षेत्र और जीवन निर्वाह क्षेत्र के अंदर पूंजीवादी क्षेत्र विशेष श्रम को खपा लेता है, बशर्ते कि निर्वाह क्षेत्र की श्रम आपूर्ति लोचदार पूंजी मूलक अधिशेष उत्पन्न हो रहा हो और उसका पुनर्निवेश किया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में सही कथन है। ऑप्शन नंबर ए, हेरोड के मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है। हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में तकनीकी गुणांक पूंजी उत्पाद अनुपात के रूप में शामिल है, जबकि डोमर ने अपने मॉडल में उत्पाद पूंजी अनुपात का प्रयोग किया है। ध्यातव्य कि डोमर द्वारा प्रयुक्त उत्पाद पूंजी अनुपात पूंजी उत्पाद अनुपात का व्युत्क्रम होता है। हेरोड का आर्थिक समृद्धि मॉडल 3 मुख्य तत्वों नंबर 1 जनसंख्या वृद्धि, नंबर 2 बी प्रति व्यक्ति उत्पाद तथा सी पूंजी संचय पर आधारित है। यदि प्रोफेसर R.F. हेरोड तथा डोमर द्वारा अपना मॉडल अलग अलग समयों पर दिया गया था, किंतु दोनों का निष्कर्ष एक ही प्राप्त होता है। संयुक्त रूप से दोनों आर्थिक समृद्धि के मॉडल हेरोड डोमर मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हेरोड डोमर विकास प्रारूप यह संकेत देता है कि विकास संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष रूप से बचत से तथा के पानो अनुपात के विलोम से। हेरोड डोमर विकास प्रारूप 3 विभिन्न दरों पर आधारित है। नंबर 1 वास्तविक वृद्धि दर जी इक्वल, इसे बचत अनुपात तथा पूंजी उत्पादन अनुपात निर्धारित करते हैं। ये वृद्धि की दर अल्पकालीन चक्रीय परिवर्तनों को प्रकट करती है। हेरोड के मॉडल में पहला समीकरण जी इक्वल टू S/C, जहाँ एस औसत बचत प्रवृत्ति, S/बाई सी इक्वल टू पूंजी उत्पादन अनुपात है। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक वृद्धि दर या विकास दर बचत से प्रत्यक्ष रूप से और पूंजी उत्पाद अनुपात से अप्रत्यक्ष विलोम रूप से संबंधित है। नंबर 2 वांछित वृद्धि दर GW, यह किसी अर्थव्यवस्था की आय की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर होती है। GW/S/CR, जहाँ CR आवश्यक पूंजी उत्पादन अनुपात को व्यक्त करता है। नंबर 3 सहज या प्राकृतिक वृद्धि दर, इसे वृद्धि की पूर्ण रोजगार दर या वृद्धि की सामान्य दर कहा जाता है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति द्वारा निर्धारित पूर्ण रोजगार उत्पादन में वृद्धि की दर है। हेरोड मॉडल के कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, G>GW दीर्घकालीन स्फीति की स्थिति। G<GW अवसाद या मंदी की स्थिति, उत्पादन क्षमता का अधिक या निष्क्रिय उत्पादन क्षमता। GN>GW मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी की स्थिति। G=GW, G=GN दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार, ये संस्थिति की स्थिति। हेरोड ने इसे छुरीधार संतुलन कहा है। क्वेश्चन नंबर 21, हेरोड मॉडल के अनुसार यदि G>GW तब ऑप्शन नंबर ए दीर्घकालीन स्फीति उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 22, किसका मॉडल 3 भिन्न वृद्धि दरों की धारणाओं पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हेरोड का। क्वेश्चन नंबर 3, हेरोड डोमर मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही पूर्ण क्षमता तक प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है कि। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी G=GW=GN। हेरोड के विकास मॉडल निम्न में से किसे विकास की अधिकतम व्यवहार दर के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर प्राकृतिक विकास दर।
हेरोड का विकास मॉडल 3 प्रकार के वृद्धि दरों पर आधारित है। नंबर 1 वास्तविक विकास दर, नंबर 2 अभिष्ट विकास दर, नंबर 3 प्राकृतिक विकास दर। इन तीनों में प्राकृतिक विकास दर को अधिकतम विकास दर माना गया है, जिसे एक अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध प्राकृतिक विकास दर को हेरोड ने अपने शोध लेख सेकेंड ऐसे इन डायनामिक इकोनॉमिक में अनुकूलतम कल्याण की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 25, हेरोड डोमर का आर्थिक विकास मॉडल निम्न में संतुलन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, निवेश एवं बचत में संतुलन। व्याख्या देखते हैं। हेरोड तथा डोमर ने विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के मॉडल प्रस्तुत किए हैं। हेरोड अपने मॉडल में ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में सतत विकास दर पाई जा सकती है, और जब एक बार सतत विकास दर में बाधा पड़ जाती है तो अर्थव्यवस्था स्फीति या मंदी में फंस जाती है। डोमर के अनुसार विनियोग एक ओर उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है तो दूसरी ओर आय को उत्पन्न करता है। उत्पादन क्षमता की वृद्धि को आय में वृद्धि के बराबर करने के लिए विनियोग किस दर से बढ़े ताकि पूर्ण रोजगार बना रहे। हेरोड डोमर मॉडल बचत, निवेश के संतुलन, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, बंद अर्थव्यवस्था, पूंजी श्रम का स्थिर अनुपात आदि मान्यता पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26, हेरोड डोमर मॉडल में अति उत्पादन वह स्थिति जहां, ऑप्शन नंबर डी, जहां अधिक की क्षमता निर्मित की गई है। पूंजी संचय के कारण विनियोग से आय एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। यदि विनियोग और उत्पादन क्षमता की वृद्धि के साथ आय में वृद्धि नहीं होती है तो श्रम और पूंजी संचय दोनों बेकार हो जाते हैं। अतः वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि उस दर से अवश्य होनी चाहिए जो बढ़ते हुए पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपभोग करने के लिए पर्याप्त हो। हेरोड डोमर ने आय वृद्धि की इस आवश्यक दर को पूर्ण क्षमता वृद्धि दर तथा अथवा अभिष्ट वृद्धि दर कहकर संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 27, डोमर मॉडल में अगर डेल्टा आई अपन आई ग्रेटर देन इनफाइनाइट सिग्मा, तब अर्थव्यवस्था निम्न में से किस अवस्था का सामना करेगी। ऑप्शन नंबर सी, तेजी। डोमर मॉडल में अगर डेल्टा अपन आई ग्रेटर देन इन्फिनिटी सिग्मा, तब अर्थव्यवस्था तेजी की स्थिति में होगी, और जब डेल्टा अपन आई लेस देन, तब अर्थव्यवस्था मंदी गतिहीन स्फीति की स्थिति में होगी। उल्लेखनीय कि गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली मंदी को अवसाद के रूप में प्रमाणित किया जाता है। हेरोड मॉडल में विकास की वांछित दर GW बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी, बचत की सीमांत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात। हेरोड मॉडल में विकास की वांछित दर GW को बचत की सीमांत प्रवृत्ति एस अपान आवश्यक पूंजी उत्पाद अनुपात, CR। क्वेश्चन नंबर 29, हेरोड डोमर समृद्धि किस प्रकार के उत्पादन फलन को मानता है। ऑप्शन नंबर सी, स्थिर। हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल में उत्पादन फलन का स्वरूप स्थिर साधन अनुपात वाला है, जबकि परिवर्तनशील साधन अनुपात वाला उत्पादन फलन टिनबर्जर मॉडल का है। हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल उत्पादन फलन को स्थिर मानता है, अर्थात श्रम तथा पूंजी का स्थिर अनुपातों में प्रयोग किया जाता है। स्थिर उत्पादन फलन की जड़ता ही हेरोड डोमर मॉडल में अस्थिरता का कारण बना, जिससे आगे नियोक्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इस जड़ता को उत्पादन फलन में पूंजी और श्रम को स्थानापन्नता प्रदान करके मुक्त करने का प्रयत्न किया। क्वेश्चन नंबर 30, हेरोड के आर्थिक समृद्धि मॉडल उत्पादन फलन का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर ए, स्थिर साधन अनुपात वाला। हेरोड मॉडल में बचत फलन का सही स्वरूप है। ऑप्शन नंबर है ST=B/T। कीन्स की तरह हेरोड अपने समृद्धि मॉडल में यह मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में किसी समय t में बचत ST इस अवधि की प्राप्त आय बाई की एक निश्चित अनुपात B है। हेरोड मॉडल में बचत फलन का स्वरूप इस प्रकार होगा, ST बराबर B/T। क्वेश्चन नंबर 32, चाकू धार समस्या किसके नाम से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड। चाकूधार समस्या हेरोल्ड के नाम से संबंधित है। हेरोल्ड समृद्धि मॉडल में वास्तविक समृद्धि दर जी तथा वांछित दर GW में संतुलन G बराबर GW को चाकूधार संतुलन कहा जाता है, क्योंकि यदि अवस्था एक बार इस संस्थिति पद से विचलित होती है तो पुनः संस्थिति दर पर नहीं आ पाती, बल्कि संचयी रूप से इससे दूर ही हटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 चाकूधार संतुलन की समस्या संबंधित है ऑप्शन नंबर हेरोल्ड मॉडल से। 34 क्वेश्चन नंबर समृद्धि में छुरी धार समस्या संबंधित ऑप्शन नंबर सी हेरोल्ड से। क्वेश्चन नंबर 35 प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा ऑप्शन नंबर डी 5। अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर W रोस्टोव ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई, जो एक दूसरे के बाद निम्न क्रम से आती हैं। नंबर 1 परंपरागत समाज की अवस्था। नंबर 2 आत्मस्फूर्त से पूर्व की अवस्था। नंबर 3 आत्मस्फूर्त की अवस्था। नंबर 4 परिपक्वता की ओर प्रस्थान की अवस्था। नंबर 5 अत्यधिक उपभोग की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 36 समृद्धि के सिद्धांत में टेक ऑफ की संकल्पना का प्रयोग किया था ऑप्शन नंबर डी W रोस्टोव ने। क्वेश्चन नंबर 7 देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को W रोस्टोव ने कितनी अवस्थाओं में बांटा 5 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 रोस्टोव की आर्थिक वृद्धि की अवस्था में उड़ान की अवस्था में निवेश की आवश्यक दर निम्न है ऑप्शन नंबर ए 10% 15%। प्रोफेसर रोस्टोव ने आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को 5 अवस्थाओं में व्यक्त किया है। नंबर 1 परंपरागत समाज। नंबर 2 उत्कर्ष की पूर्व स्थितियों की अवस्था। नंबर 3 उत्कर्ष की अवस्था। नंबर 4 परिपक्वता की और अग्रसर अवस्था। नंबर 5 अत्यधिक उपभोग की अवस्था। नंबर 6 अवस्था उत्कर्ष की अवस्था के लिए रोस्टोव ने यह शर्त बताई कि प्रति व्यक्ति आय के अधिक ऊंचे स्तर को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आय की 10% से अधिक शुद्ध निवेश की दर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 आवश्यकता न्यूनतम प्रयास मॉडल किसकी देन है ऑप्शन नंबर सी लेविनस्टीन। न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धांत को लेविनस्टीन ने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार अल्प विकसित देशों में निर्धनता का कुचक्र पाया जाता है, जो उन्हें प्रति व्यक्ति आय संतुलन की स्थिति में बनाए रखता है। न्यूनतम आवश्यक प्रयास वह न्यूनतम विनियोग की मात्रा है जो इन देशों की प्रति व्यक्ति आय को उस स्तर तक बढ़ा देते हैं जिस पर सतत विकास कायम रह सके। क्वेश्चन नंबर 40 सार्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिक अभिस्थापन सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर बी आगमनात्मक विश्लेषण। सार्जेंट फ्लोरेंस का औद्योगिक अभिस्थापन सिद्धांत आगमनात्मक विश्लेषण पर आधारित है। फ्लोरेंस सार्जेंट ने एक औद्योगिक इकाई अर्थात ए स्थान कारक और स्थानीयकरण के गुणांक से संबंधित अवधारणाएं विकसित की थी। इनका सिद्धांत सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किसकी व्याख्या फाई रेनिस मॉडल करता है ऑप्शन नंबर ए कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र का अंतर संबंध। फाई रेनिस मॉडल परंपरागत तथा गतिहीन कृषि क्षेत्र और सक्रिय औद्योगिक क्षेत्र से अंतर संबंधित है। फाई रेनिस ने अपने लेख अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था की संक्रमण प्रक्रिया का विश्लेषण किया है कि किस प्रकार अर्धविकसित देश गतिहीनता की स्थिति में आत्मजनक विकास की ओर जाने की आशा करती है। क्वेश्चन नंबर 42 आर्थिक समृद्धि के मॉडल के संदर्भ में निम्न में से भिन्न विकल्प है ऑप्शन नंबर डी स्थिरावस्था। आर्थिक विकास की प्रक्रिया का अध्ययन प्रावेगिक विश्लेषण द्वारा ही होता है। आर्थिक विकास का अर्थशास्त्र मूलतः प्रावेगिक ही है। अर्थशास्त्र में स्थैतिक शब्द गति रहित मृतवत अर्थव्यवस्था की स्थिति नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें जिससे कि हम
प्रोत्साहित होते हैं, तो हमें वीडियो बनाने की इससे प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो।